हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 12th के लेक्चर 5 में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिराज फॉर्मेशन कैसे काम करता है और किस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और मिराज फॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको समझिए। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिए यहां पे क्या हो रहा है। जब कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आगे जा रहा था तो दूसरे मीडियम में इंटर किया, तो इसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में क्या हो जाए, इंटर कर जाए, तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन जब इसी यूटेंसिल का यूज किया गया और यहां पे आप देख सकते हैं कि इस मीडियम में इंटर तो किया है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या हो गया, वापस आ गया। तो जब सेम मीडियम में रे ऑफ लाइट वापस आ जाता है इंटर करके, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अब ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है, सेम यूटेंसिल का यूज करके। तो ये कैसे हो रहा है आखिरकार, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज चर्चा करेंगे। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग रेगिस्तान वगैरह के बारे में आप लोग सुने होंगे, मिराज फॉर्मेशन होता है। मिराज यानी कि वहां कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो वहां नहीं होती हैं। यानी यहाँ देख सकते हैं, आपको लग रहा है कि ये पानी गिरा हुआ है, इस पार्ट में लग रहा है कि ये पानी जो है यहाँ पे पूरे में फैला हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये पानी यहाँ नहीं है। रोड पे भी हम लोग को अक्सर जो है ट्रेवल करते हुए दिखता है कि ये सारा पानी फैला हुआ है, लेकिन ये भी पानी नहीं है। तो आखिर ये कब बनता है, क्यों बनता है, क्या इसका कारण है, हर चीज पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो है रे डायग्राम, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रे डायग्राम हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे 4 केस लिया गया है, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। और चारों केस से हम लोग बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है। जो डेंसर है उसी को हम लोग मानेंगे हमारा मीडियम 1। जो डेंसर मीडियम है इसी को हम लोग अपना फर्स्ट मीडियम मानेंगे, यही हमारा मीडियम 1 है। और जो रेयरर है वही हमारा मीडियम 2 का काम करेगा। क्यों करेगा आगे समझ में आएगा। अब देखिए जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। और स्पीड रे ऑफ लाइट का बढ़ता है तो वो नॉर्मल से अवे भागता है, नॉर्मल से दूर जाता है। यानी अगर ये रे ऑफ लाइट इनिशियली जो इस डायरेक्शन में जाती है, इसका इनिशियल पाथ है, तो ये बेंड कर जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, कुछ ऐसे जाना शुरू कर देगा। ये देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया। अब हम लोग जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ाएं, इसको I1 मान लेते हैं और इसको R1 मान लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा होगा बढ़ गया है। तो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से जानते हैं कि अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ाया जाए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है, हम लोग जानते हैं। साइन आई बाई साइन आर क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ही यही है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यानी अगर I बढ़ेगा R भी बढ़ेगा, I घटेगा R भी घटेगा। यही इसका मीनिंग है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का। तो इसी पे ये काम करता है। तो देखिए अब अगली बार एंगल बढ़ाया गया है तो अगली बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा। तो यानी कि जो है अगर इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा इस तरीके से, उस केस में और इस केस में आप एंगल देख सकते हैं कि बढ़ गया है। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड केस में हो गया। अब आप सोचिए कि ये एंगल कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये बढ़ते 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 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वही केस मान लेते हैं कि यहाँ पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कंटिन्यूअसली हम लोग बढ़ाते चले गए, I1 से I2 किए और I2 से I3 किए, तो जो रिफ्रैक्शन का एंगल था वो बढ़ते चला गया। और एक टाइम ऐसा आएगा कि रे ऑफ लाइट जो है क्या होने लगेगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव सरफेस के। और जो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी π/2 हो जाएगा। तो जिस केस में जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब ये एक इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आ गया आप लोगों के लिए, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच
the angle of incidence at which angle of refraction becomes pi by 2 is called क्रिटिकल एंगल। उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और क्रिटिकल एंगल को IC से डिनोट किया जाता है, क्रिटिकल एंगल। तो जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल। अब जरा दिमाग लगाइए कि इसको अगर और बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट जो है बढ़ते 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 जो यहाँ पे आ गया है, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा, लेकिन अगर और बढ़ा तो फिर ये क्या हो जाएगा, सेम मीडियम में वापस आ जाएगा, सेम मीडियम में वापस आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो जब सेम मीडियम में वापस आ गया तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, ये रिफ्लेक्शन हो गया। जब रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में वापस आ जाए तो इसी को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। कि जब व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर, ये तभी होगा जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा हो। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, क्रिटिकल एंगल पे 90 डिग्री होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो वापस आ जाएगा। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए देन रे ऑफ लाइट comes back in same medium and this process is called total internal reflection, जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये हमेशा डेंसर टू रेयरर के केस में ही होगा और तभी होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए। तो ये सारा जो है TIR का रे डायग्राम है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सप्रेशन। इसके लिए क्या एक्सप्रेशन हो सकता है, तो एक्सप्रेशन का चिंता नहीं करना, हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन लिखना हो आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखिए, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना है। तो हम लोग जानते हैं रे डायग्राम सेम रहेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन साइन I by sin R is equal to mu2 by mu1, mu2 by mu1। तो यहाँ पे जो साइन I है और साइन R है वो हम लोग का जो है कैसे काम करेगा, तो साइन I इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, mu2 by mu1 इंटू साइन R, और हम लोग को चाहिए I, तो I बराबर क्या हो जाएगा, अगर साइन उधर जाता है तो ये बन जाता है क्या, साइन इनवर्स बन जाता है, साइन इनवर्स mu2 बाई mu1 इंटू साइन R हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। अब जो है क्रिटिकल एंगल के लिए क्या होगा, फॉर क्रिटिकल एंगल एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, IC बराबर साइन इनवर्स mu2 बाई mu1 इंटू साइन R। और फॉर जो है TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, TIR के लिए क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन साइन इनवर्स mu2 बाई mu1 इंटू साइन R। ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल के लिए एक्सप्रेशन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक्सप्रेशन हो गया। अब देखिए मिराज का जो हम लोग बात कर रहे थे, मिराज फॉर्मेशन वो कैसे होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे केस लिया गया है, हॉट एरिया है, डेजर्ट में है। अब डेजर्ट में उगा हुआ है एक प्लांट, दिख रहा है आप लोगों को, चलिए
डेजर्ट में ये प्लांट उगा हुआ है। अब इसमें से इनफाइनाइट रेज निकल रहा है और आपकी आंख में पहुंच रहा है, आप यहाँ पे खड़े हैं। अब इसमें से ढेर सारा रे निकल रहा है। तो देखिए कुछ रे ऐसा होगा, कुछ रे से पहले बात कर लिए, यहाँ देखिए हॉट एयर और कोल्ड एयर का बात किया गया है। तो देखिए रेगिस्तान वगैरह में क्या होता है कि जमीन एकदम गर्म हो जाती है, और जमीन गर्म होने की वजह से जमीन के आसपास का जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो भी गर्म हो जाता है, और गर्म होने से उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। गर्म चीजें क्या होती हैं, एक्सपैंड करती हैं, तो गैप्स उन लोगों का बढ़ता है। गैप्स बढ़ने से क्या होगा, डेंसर मीडियम को धीरे धीरे कम होते चला जाए, यानी वो रेयरर में कन्वर्ट होते चला जाता है। क्योंकि रेयरर और डेंसर में तो यही अंतर है, मॉलिक्यूल्स पास है तो डेंसर, दूर है तो रेयरर। तो नीचे जो एरिया है वो धीरे धीरे रेयरर होते चला जाता है, और ऊपर ठंडा है तो मॉलिक्यूल्स पास आते चले जाते हैं, तो ऊपर जो है डेंसर होते चला जाता है। तो ऊपर का मीडियम डेंसर का काम करता है, नीचे का मीडियम रेयरर। अब दोनों में कहीं ना कहीं तो एक लाइन बनता ही होगा, डिवीजन होता ही होगा कि चलो भाई यहां से ऊपर डेंसर है, यहां से नीचे रेयरर है, तो मान के चलिए ये वही वाला लाइन है। अब देखिए दो रेयर है, एक यहां से एक यहां से, तो एक तो जो है आपका ठंडा ठंडा यानी एक ही मीडियम में है, तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा वाला है वो ठंडा से गर्म में इंटर कर रहा है, यानी डेंसर से रेयरर में इंटर कर रहा है। तो डेंसर से रेयरर में इंटर कर गया तो क्या होगा, हर बार थोड़े ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जब एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, यानी ऐसा रे जिसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहेगा वही केवल काम करेगा। तो इसमें से बहुत सारे रेज आ रहे हैं, तो अब कुछ रे ऐसा होगा जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो अगर ज्यादा हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन होकर के इसका जो है डॉटेड डायग्राम यहाँ पे आएगा। तो होता क्या है कि इस पॉइंट का इमेज यहां बनने लगता है, तो ये एक वाटर इमेज की तरह काम करता है। और जब वाटर इमेज बनता है तो हम लोग को लगता है कि वहां पानी है, लेकिन एक्चुअली में पानी है नहीं। वाटर इमेज के वजह से हम लोग का परसेप्शन माइंड में बना हुआ है कि भाई जहां वाटर इमेज बन रहा है वहां पानी होगा, तो इसलिए हम लोग को ऐसा फील होता है। ये एक तरीके का क्या है, इल्यूजन इसको बोलते हैं फिजिक्स के टर्म में, कि एक तरीके का इल्यूजन है, और ये ऐसे काम करता है। जो है गर्म एरिया में ही, ओपन एरिया में ही ये काम करेगा, शहरों में काम नहीं कर सकता है। खूब लंबी खाली सड़क है वहां भी दिख सकता है आपको, या एकदम खुला मैदान चले जाइए वहां भी जो है आपको पानी से छल छलाता हुआ जो है हवा में भी दिखता है। अगर आप लोग नोटिस किए होंगे, हमको तो दिखा है और बहुत लोगों को दिखता है। आप लोग अगर कभी ऐसे जगह पे गए होंगे जहां पूरा ओपन स्पेस है, धूप है, गर्मी है, तो वहां जो है पानी की तरह लहराता हुआ चीजें हवा में भी दिखती हैं। ट्राई कीजिए कभी देखने का। तो चलिए सारा कहानी हो गया किस चीज का, मिराज फॉर्मेशन का। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि हमारा होगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। और तब हम लोग लेंस में पहुंचेंगे, और तब हम लोग प्रिज्म में, यानी 3 से 4 क्लास में सारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।